बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th लाहौर बोर्ड फिज़िक्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से ख़ास तौर पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट और डिफेक्ट्स ऑफ आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए 14.1, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। कि हमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वाटर में गिवन है वो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हमें गिवन डाटा क्या है। हमें गिवन है द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। सो जो चीज़ हमें गिवन है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जो हमें गिवन है वो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है पानी के अंदर, वाटर के अंदर। इसे हम जो है वो डिनोट करेंगे v के साथ। नेक्स्ट जो हमारे पास कांस्टेंट होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है c से डिनोट करते हैं और वो कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमने जो फाइंड करना है वो करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से शो करते थे, जिसको बताया था मैंने एटा बोला जाता है, ऐसे n की तरह का। ठीक है, इसे हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला हमारे पास है n = c/v। n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। सो n = c की जगह पे उसकी वैल्यू 3 × 10⁸ ओवर 2.25 × 10⁸ 10⁸ से कट गई। बाकी जब आप 3 को डिवाइड करेंगे 2.25 पे तो आपके पास आ जाएगा 1.33। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n किसके बराबर आ गया 1.33। इस तरीके से यही हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वाटर का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए 14.2, अ रे ऑफ लाइट इन एयर n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है एयर का, स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस n2, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द ग्लास। ग्लास के अंदर जो रिफ्रैक्ट हो रही है उसका एंगल हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन डाटा क्या है। उसने कह दिया है कि अ लाइट रे इन एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जिसको कि n1 कहते हैं, वो क्या है 1। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n2 कह देते हैं और ये है 1.5। हमने जो है इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको I कहते हैं, ये है 30 डिग्री। और हमने फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हमने फाइंड आउट करना है। अब स्नेल्स लॉ को यूज करते हैं। ठीक है, यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के मुताबिक क्या होता है
दैट n1 साइन ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड वन n2 साइन ऑफ r। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। n1 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर था वो हमारे पास था 10, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास था फिर साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू n2 1.5 इंटू साइन ऑफ r, रिफ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करना है। साइन 30 लेंगे, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास फिर आ जाएगा, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो साइन r साइन 30 0.5 होता है, 0.5 को 1 से करेंगे क्योंकि 1.0 है ये, तो ये आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आ जाएगा 1/3। इस तरीके से हमारे पास साइन ऑफ r जो है वो आ जाएगा 0.333 सॉन चलता रहेगा। अब जब हमने r फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, साइन का इन्वर्स 0.333 सॉन। इसका क्या तरीका है, शिफ्ट साइन 0.33 करते रहेंगे तो ये आ जाएगा 1.47 डिग्री, शिफ्ट साइन करके इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जो कि राउंड ऑफ करके तकरीबन रिफ्लेक्शन हमारे पास आ गया 19.5 डिग्री। यही हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना था। थर्ड न्यूमेरिकल देखें, अ बीम ऑफ लाइट इन एयर हिट्स अ ग्लास स्लैब एट एन इंसिडेंट एंगल ऑफ 40 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द ग्लास। कहते हैं कि एक बीम ऑफ लाइट आती है जो कि ग्लास स्लैब को 40 के एंगल के ऊपर हिट करती है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन डाटा क्या है। ये कांस्टेंट है, पता है आपको भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, चूंकि एयर से ग्लास में जा रही है इसलिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको हम n1 कह देते हैं और वो है 1.0 या 1। इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कांस्टेंट होता है 1.52 ऑलमोस्ट, तकरीबन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे आई कहते हैं वो गिवन है 40 डिग्री। अब हमने फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बिल्कुल सेम लास्ट न्यूमेरिकल की तरह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने इसमें फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सेम लास्ट न्यूमेरिकल की तरह। स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, यूजिंग स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ के मुताबिक क्या था, वो था कि n1 साइन ऑफ i इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ r। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। n1 हमारे पास ग्लास है तो 1.0 है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह पे साइन ऑफ एंगल था हमारे पास 40 डिग्री इज इक्वल टू n2 हमारे पास है 1.52 इंटू साइन ऑफ r जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब साइन 40 लेंगे और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 0.6428 इज इक्वल टू 1.52 इंटू साइन ऑफ r, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये साइन ऑफ r इज इक्वल टू 0.6428 डिवाइडेड बाय 1.52 और ये आंसर आ जाएगा 0.4229। अब हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, r इज इक्वल टू उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा 0.4229, शिफ्ट साइन 0.4229 करेंगे तो ऑलमोस्ट 25 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने का होगा, 25 डिग्री का। फोर्थ न्यूमेरिकल देखें, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू अननोन लिक्विड, हमें नहीं पता लिक्विड कौन सा है,
द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज 45 डिग्री एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। हमने बताना है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। सेम, सबसे पहले हम गिवन डाटा देखेंगे। गिवन डाटा क्या गिवन है हमें? जो चीज़ें कांस्टेंट हैं वो तो हमें पता है। सबसे पहले है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको N1 कहा वो तो 1.0 है। दूसरा, उसके साथ एंगल जो स्ट्राइक कर रहा है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसको I कहते हैं और I हमारे पास है 45 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी गिवन है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको R है और वो है हमारा 30 डिग्री। हमने जो है वो फाइंड आउट करना है लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्नेल्स लॉ लगा लेंगे। यूजिंग स्नेल्स लॉ, उसके मुताबिक क्या है? उसके मुताबिक है N1 साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू N2 साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो N1 हमारे पास क्या है? 1। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? साइन 45 इज इक्वल टू N2 हमने फाइंड आउट करना है इनटू साइन ऑफ 30 डिग्री। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन 45 देखेंगे 0.7077 होता है। उसे जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.7071 इज इक्वल टू N2 हमने फाइंड आउट करना है और साइन ऑफ 30 डिग्री जो है वो होता है 0.5। अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ, तो हमारे पास N2 जो है वो आ जाएगा 0.7071 डिवाइडेड बाई 0.5। तो ये हमारे पास आ जाएगा दोनों को डिवाइड करके 1.4142। तो इसको तकरीबन हम कह देते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है 1.41। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। न्यूमेरिकल फिफ्थ कहता है अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू लिक्विड। एक रे ऑफ लाइट है जो कि एयर से लिक्विड में आती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज 50 एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द लिक्विड इज 32। एयर में से उसका 50 डिग्री होता है और जो अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस है लिक्विड का वो 32 डिग्री है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस वन एट द सेम ऑफ द लिक्विड। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। नेक्स्ट, बी स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड। सेम वही मेथड है, उसी तरीके से हमने इनके जो है ना वो सॉल्व करना है। देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वन 1.0 सब में करते आ रहे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें उसने दे दिया हुआ है 50 डिग्री। अगर आप इसमें से पढ़े न्यूमेरिकल में से तो उसने कह दिया एंटर होता है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो है 50 डिग्री जिसको आई कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 32। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 32 है। इसके अलावा हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है उसको किससे डिनोट करते थे हम? ठीक है, वो हमारे पास c है और वो है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी गिवन है। स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ये साउंड के चैप्टर में बताया था। लिक्विड के अंदर 1500 है मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के अंदर जो है वो 330 से 340 मीटर पर सेकेंड होती है।
हमने एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, दूसरा स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहला पोर्शन में हम करते हैं, हमने फाइंड आउट करना है पहले जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के मुताबिक क्या था, n1 साइन ऑफ i इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ r। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी बस आपने। n1 की जगह पे क्या आ जाएगा 1, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह पे क्या आ जाएगा साइन 50 इज इक्वल टू n2 हमने फाइंड आउट करना है, इनटू साइन ऑफ r की जगह पे साइन 32, साइन 32 डिग्री आ जाएगा। अब साइन 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 50 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 0.7660 इज इक्वल टू n2 इंटू साइन ऑफ 32 करेंगे तो आ जाएगा 0.5299। अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो n2 हमारे पास आ जाएगा 0.7660 ओवर 0.5299 जो कि आ जाएगा 1.445। सो n2 जो है 1.445, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसका। अब हमने जो है ना वो स्पीड भी फाइंड आउट करनी है, उस मीडियम के अंदर, एयर के अंदर तो गिवन है, उस मीडियम के अंदर जो स्पीड होगी वो फाइंड आउट करेंगे। उसका फार्मूला क्या होता है, इसका बी पार्ट कर रहे हैं, उसका फार्मूला होता है दैट n2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो इसको फिर हम करते हैं, हमारे पास जो गिवन है v हमने फाइंड आउट करना है, तो ये इधर चला जाएगा, तो v हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा c ओवर n2। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, v इज इक्वल टू c क्या है 3 इंटू 10⁻⁸ ओवर n2 जो हमारे पास अभी निकाला है 1.445, तो जो हमारे पास आ जाएगा 2.076 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से जो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जो है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2.076 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट 14.6 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, कहते हैं लाइट ट्रेवल्स इनसाइड अ ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, कि लाइट जो है वो एक ब्लॉक ग्लास में से गुजरती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। इट स्ट्राइक्स द ग्लास एयर बाउंड्री, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो क्रिटिकल एंगल है उस कितना होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा जो हमें गिवन है, डाटा जो हमें गिवन है उसमें से गिवन है दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास n जो है वो हमें गिवन है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको n1 कहते हैं और ये है 1.6, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का जो है उसे कह देते हैं n2 और वो है 1.0। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल हमने फाइंड आउट करना है। अब फार्मूला फिर जो है क्रिटिकल एंगल का वो क्या होता है, दैट साइन c क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू n2 ओवर n1, दोनों मीडियम्स की रेशो।
तो ये किसके बराबर आ जाएगा फिर 1/1.6। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.625। इस तरीके से साइन ऑफ सी हमारे पास आ गया 0.625। और अगर हमने सी फाइंड आउट करना है क्रिटिकल एंगल तो क्या आ जाएगा, साइन का इन्वर्स 0.625। जब शिफ्ट साइन 0.625 करेंगे तो ये तकरीबन 38.68 के राउंड अबाउट आएगा। यही उसका क्रिटिकल एंगल होगा। 14.7 देखें, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, के एक ऑब्जेक्ट जो है उसको कनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर सामने रखा गया है, फॉर्मिंग अ वर्चुअल इमेज 7.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, वो वर्चुअल इमेज 7.5 सेंटीमीटर मिरर के पीछे बनाती है, तो हमने उसकी फोकल लेंथ मालूम करनी है। अब ये मैंने जब इमेज फॉर्मेशन उसके फार्मूला था तब बताया था कि जो इमेज का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन मिरर या लेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, उसको P से डिनोट करते हैं, और इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसे Q से डिनोट करते हैं। हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो हमें डाटा गिवन है हम वो लिखेंगे, गिवन डाटा। अब उसने कहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, या इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके सामने पड़ा हुआ है। इट मीन्स कि अगर ये हम बना देते हैं यहाँ पे, ये लेंस से ही बना देते हैं कि यहाँ से ये जा रही, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जहाँ पे पड़ा होगा OA, इससे जितना फासला जो है वो लेंस का या मिरर का होगा उसको P से डिनोट करते हैं। तो लिहाजा हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे P कहते हैं, और वो है 15 सेंटीमीटर। अब दूसरी बार जहां पे इमेज बनता है, इमेज डिस्टेंस को कहते हैं Q। सो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू Q। अब यहां पे एक और बात है, वो कह रहा है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है, और कौन सा बन रहा है, वर्चुअल इमेज। अगर वर्चुअल इमेज होगा तो फिर ये माइनस लगेगा, रियल इमेज हो तो प्लस लगेगा ना, वर्चुअल इमेज है। हमने फोकल लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। हम मिरर फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। मिरर फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब यहां पे हम उनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। f तो हमने मालूम करना है, 1/p मीन्स 1/15 प्लस 1/-7.5। ये माइनस ऊपर चला के इसको क्या कर देगा, माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/7.5। अब 1/f इज इक्वल टू 1 को 15 यानी 1 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो आ जाएगा 0.0667 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7.5 करेंगे तो 0.133। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे। जब हम इनको माइनस करेंगे तो 1/f क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा -0.066। अब ये तो 1/f की वैल्यू है, हमने f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये ऊपर और ये नीचे चला जाएगा ऐसी सूरत में। f हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, ये ऊपर और ये नीचे, तो ये आ जाएगा -1/0.066। तो फोकल लेंथ 1 को इस पे डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा -15। तो इस हिसाब से जो फोकल लेंथ बनी वो बनी -15 सेंटीमीटर। इस लेंस की फोकल लेंथ ये होगी। अगर इतनी दूर इमेज रख के 15 सेंटीमीटर पे और -7.5 सेंटीमीटर पे अगर उसका इमेज बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं इसके।
14.8 देखें, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, हाउ फार इज कि इमेज कहाँ बनेगा, इसका मतलब है क्यू फाइंड आउट करना है आपने, एंड हाउ हाई इज इट इज, और ये कितना ऊंचा होगा, यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले डाटा बनाएंगे इसका। अब जो चीज़ हमें गिवन है सबसे पहले वो देखेंगे। हमें गिवन है ऑब्जेक्ट हाइट, कि इतना ऊंचा जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसको HO कहते हैं, और ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर के, इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। तो ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया ना, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, P से, और P है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। इसके बाद कहता है कि फोकल लेंथ उसकी है तो वो है 16 सेंटीमीटर। हमने फाइंड आउट करना है इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ इमेज। कौन सी दो चीजें फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले इमेज डिस्टेंस जिसे Q कहते हैं वो फाइंड आउट करना है, और इमेज हाइट, इमेज कितना ऊंचा बनेगा वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जिसे HIB कहा जाता है। अब हमें जो गिवन है हम सिंपल मिरर फार्मूला लगा देते हैं इसके ऊपर। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये हमारा फार्मूला है। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/f क्या था, फोकल लेंथ 16 इज इक्वल टू 1/p का मतलब 1/10.5 प्लस 1/q। सो 1/16 हो जाता है, ये हो जाएगा 0.0625, 1/16 इज इक्वल टू 1/10.5 आ जाएगा 0.09524 प्लस 1/q। अब इसको उठा के उधर ले जाएंगे, सो 1/q हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.0625 माइनस 0.09524। सो 1/q दोनों को माइनस करने से हमारे पास आ जाता है माइनस 0.03274, ये 1/q आ गया। अब अगर हमने q फाइंड आउट करना है तो बिल्कुल वैसे स्विच हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, इसका भी नीचे वाला ऊपर, तो q इज इक्वल टू माइनस 1/0.03274। तो हमारे पास q की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, दोनों को डिवाइड करके -30.8554, ये हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी चीज़ हमने मैग्नीफिकेशन भी फाइंड आउट करनी थी, तो जो फार्मूला है मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर -q/p हो जाएगा इस केस में। सो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -q की जो वैल्यू निकाली अभी हमने यहाँ पे देखें -30.1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -30.54/p की वैल्यू 10.5। अब जो हाइट वगैरह है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है ना, नेगेटिव का क्या मतलब है, ज़मीन के अंदर चलेगी, ऐसा नहीं होता। सो इस तरीके से इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास
2.908। मैग्नीफिकेशन भी आ गई। अब हमने निकालनी है बेसिकली कि इमेज की हाइट कितनी है। अब इस फार्मूले में पुट करेंगे। देखें, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ इमेज जो है, तो मैग्नीफिकेशन क्या है हमारे पास, ये है 2.908 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड आउट करनी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है 30 गिवन है। ये उठ के इधर चला जाएगा। सो हाइट ऑफ इमेज जो है वो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2.908 मल्टीप्लाई बाय 30। तो हाइट ऑफ इमेज हमारे पास 30 से मल्टीप्लाई करके आ गया 87.24। ऑलमोस्ट तकरीबन इतनी ही राउंड ऑफ करके उसकी वैल्यू बनती है। इससे हमने क्या रिजल्ट जो है वो निकाला, क्यू क्या है, -30.6 सेंटीमीटर। इसका क्या बन गया, मतलब बना माइनस आया ना, तो इमेज जो है वो वर्चुअल होगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा जो है ना वो इसमें बन रहा है पीछे, तो बिहाइंड द मिरर। एक तो ये हमारे पास आ गया उसका, और दूसरा जो था वो थी हाइट ऑफ इमेज। जो हाइट ऑफ इमेज थी वो हमारे पास कितनी आई है, 87.24 इमेज जो है वो बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, एक तो अपराइट होगा, ठीक है, जो कि माइनस के साथ आया है तो इमेज सीधा होगा, अपराइट होगा, और एनलार्ज होगा। एनलार्ज्ड, देखें इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी 30, और इमेज कितना बना 87 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, 87 सेंटीमीटर का इमेज बन गया उसका। तो इसका मतलब है एनलार्ज या बड़ा इमेज बनेगा, इमेज एनलार्ज हो गई उसका बनेगा। लास्ट न्यूमेरिकल देखें, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर to the left of the concave lens with a focal length of -15 cm. Find the image distance and describe the image। कि वो इमेज का डिस्टेंस कितना होगा और इमेज जो है वो कैसा बनेगा। सबसे पहले गिवन डाटा, जो चीज़ें हमें गिवन है वो देखेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, उसने बता दिया कि इतनी दूर जो है वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और वो है 30 सेंटीमीटर। से पी से डिनोट करते हैं 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को जो है वो एफ से डिनोट करते हैं, और ये कौन सा है, कनकेव लेंस। पीछे लेक्चर में सारी चीज़ें बता दी गई कि कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस होती है। कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, इमेज रियल बनता है, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है कि हमने इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। ये हमने फाइंड आउट करना है। सेम फार्मूला हमारे पास जो लेंस का फार्मूला है वो यूज करेंगे। मीन्स 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, -1/15 इज इक्वल टू 1/p जो था वो 30 था, प्लस 1/q। अब हम इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/q इज इक्वल टू -1/15 माइनस 1/30। आप चाहें तो इसको एलसीएम से भी कर सकते हैं, जैसे पहले किया, 1 को 15 से डिवाइड कर दें, इज इक्वल टू 15 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30। तो 15 की टेबल में कहाँ पे आता है, 2 पे, -2 -1। सो 1/q क्या हो जाएगा, -3/30। स्विच कर देते हैं, ये ऊपर ये नीचे। सो q इज इक्वल टू -30/3। जब 30/3 हो गया, अब q इज इक्वल टू, कटिंग करेंगे 10 -10, और यही हमने फाइंड आउट करना था इमेज।
इससे हमें क्या पता चला कि इमेज जो है ये -10 सेंटीमीटर, यानी इमेज का नेगेटिव साइन जो है वो शो क्या कर रहा है, इमेज जो बनेगा वो नेगेटिव वाला इमेज कौन सा होता है, वर्चुअल। पहली बात तो ये आ गई, ठीक है। और कहाँ बनेगा, वर्चुअल एंड सेम साइड। जिधर मिरर है अगर उधर ही बनता है, क्यू का मतलब यही है कि जिधर मिरर है इमेज भी उधर ही बना है, ठीक है। सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, उसी तरफ जो है वो इमेज बनेगा। यही हमारा जो है यहाँ तक का आज का लेक्चर था। इसमें एक चीज़ याद रखें कि आपका जो आंसर इस टेक्स्ट बुक में गिवन है, ठीक है, -10 सेंटीमीटर तक तो ठीक है, वो वर्चुअल अपराइट फॉर्म वगैरह, ठीक है, वो थोड़ा सा बीच में गलत है। वो नेक्स्ट प्रिंटिंग में आपको जैसे पेपर इसका नेक्स्ट एडिशन आएगा उसमें देखिएगा करेक्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज बनता है माइनस के साथ है, और ये वर्चुअल इमेज हमेशा जो है वो इरेक्ट होता है, तो लिहाजा ये थोड़ा सा करेक्शन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसमें हो जाएगी। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बाय वेटेज, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लाइट के चैप्टर में से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।